तो स्टैंडर्ड और क्वालिटी में ओवर टाइम कैसे प्रोग्रेशन हुआ। तो सबसे पहले 1920s में क्या होता था कि हम इंस्पेक्शन मेथड का इस्तेमाल करते थे। इसमें होता था कि जो प्रोडक्ट वन ऑफ अ काइंड होता था लाइक ताजमहल, उसको हम इससे रेप्लिकेट कर सकते हैं कि ताजमहल को एक साइड से देखते जा रहे हैं हम लोग और उसी का रेप्लिका हम दूसरे साइड बनाते जा रहे हैं। पर इसमें दिक्कत ये है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसको जब स्केल अप करेंगे मास प्रोडक्शन के लिए तो ये यूज़फुल नहीं होता है। इसलिए ओवर द टाइम जब वर्ल्ड वॉर आया, जब वो अप्रोच कर रहा था तो मास प्रोडक्शन की ज़रूरत थी और ऐसे में अपने को चाहिए था एक नया मेथड जो कि आया स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसको लाए थे वॉल्टर स्टुअर्ट, जो कि एक टेलीफोन कंपनी में काम करते थे। जो कि कुछ तो था कि इन्होंने बहुत सारा डेटा निकाला और उसमें से जो जो एरर थे या जो जो एक जैसे प्रोसेस थे उनको आपस में क्लब कर दिया और जो एरर थे उन पे ध्यान दिया। फिर उसके बाद में वॉर के बाद में 1960s और 50s के टाइम पे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास पहली बार ये कंसेप्ट आया, जिसमें हम प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका एक रेप्लिका, एक डिज़ाइन बनाना चालू किया हमने। और ऐसे में एक एग्ज़ाम्पल होता है कि जब चॉकलेट्स को कुआलालंपुर में ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो पहले चॉकलेट जहाँ से बनती थी कनाडा या स्वीडन वगैरह, तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती थी, टेम्परेचर कम हुआ करता था, तो जो चॉकलेट थी वो मेल्ट नहीं हुआ करती थी। पर फिर जब उसको कुआलालंपुर में लाया गया तो जो चॉकलेट के ओनर्स थे उनको लॉस होने लग गया, क्योंकि कुआलालंपुर में टेम्परेचर था ज़्यादा और चॉकलेट हो जाती थी मेल्ट, तो उनको कुछ करना था। अब अगर उनको टेम्परेचर घटाना था तो वो क्या कर सकते थे, या तो इंग्रेडिएंट चेंज कर दें, पर इंग्रेडिएंट चेंज कर देंगे तो कस्टमर सेम टेस्ट नहीं आएगा, तो वो लोग कंपनी स्विच कर देंगे चॉकलेट की। और इतना तगड़ा रेफ्रिजरेशन तो प्रोवाइड किया नहीं जा सकता था। तो ऐसे में उन्होंने चॉकलेट की हीटिंग को स्लो डाउन करने के लिए डिज़ाइन चेंजेस मार दिए। स्पेसिफिक वे में जो चॉकलेट बार था उसको कट कर दिया ताकि क्या नाम है, रेट ऑफ हीट लॉसेस कम हो जाए। फिर उसके बाद 1970s में हमारे पास तगुची मेथड आया। तगुची मेथड में ये था कि हम लोग कोशिश करते थे कि जो भी हमारे पास में लॉसेस हो रहे हैं वो कम से कम हो जाए। और जैसे यही वो ग्राफ है कि टारगेट हम लोग 42 का रखते हैं, 42 पे मिनिमम लॉस होता है और हम अचीव करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 42 वाला आ जाए, मिनिमम लॉस वाला। और इस तरीके से जो हम डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो रोबस्ट डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। अब रोबस्ट डिज़ाइन वो होता है कि थोड़ा बहुत अगर एनवायरमेंटल चेंजेस आता है तो उसको सस्टेन कर जाए हमारा डिज़ाइन। और हमें तगुची मेथड में ही फर्स्ट टाइम लॉस फंक्शन के बारे में फंक्शन देखने को मिला। इसके बाद 1980s में एक नया कंसेप्ट आया QMS था हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये आया था हमारे पास एक कंसेप्ट, और दूसरा आया था ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जो भी इक्विपमेंट वगैरह थे उनको स्टैंडर्डाइज करा दिया गया हमारे में। और इसमें क्या होता था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में कि हम जो पूरा टॉप मैनेजमेंट रहता था वो बस एक कमरे में बैठ के बस आंसर्स नहीं दिया करता था, ऑर्डर्स नहीं दिया करता था, बल्कि वो भी एक्टिवली रियल टाइम में पार्टिसिपेट करता था इसमें, जो भी हमारे डिज़ाइन हुआ करते थे। और इसके अलावा कस्टमर फोकस्ड हुआ करता था हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट, कि ऐसा हो कि कस्टमर को ज़्यादा क्वालिटी के बारे में दिक्कत ना हो। टीम वर्क को ज़्यादा प्रमोट किया गया, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया हमारा QMS के अंदर। फिर उसके बाद आता है सिक्स सिग्मा 1990s to 2000s के बीच में फेमस हुआ। और इसमें हमारा कोशिश रहती थी कि लॉस कुछ हो ही ना, कोई ह्यूमन एरर हो ही ना। इसको काफ़ी इनकॉर्पोरेट किया गया था इन मोटरोला इन 1980s बाय बिल स्मिथ, जिन्होंने
3.4 डिफेक्ट्स अचीव किए थे 10⁻6 हमारे इक्विपमेंट्स जो भी हैं या फिर प्रोडक्ट्स जो भी हैं। और इसी को देखते हुए, सिक्स सिग्मा को देखते हुए, जनरल इलेक्ट्रिक के वीसी जो थे, वाइस चेयरमैन, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी दैट आई मेड $1 बिलियन प्रॉफिट बाय यूजिंग सिक्स सिग्मा मेथड। सिमिलरली अपने इंडिया में डब्बे वाला होता है जो मुंबई में, वो लोग भी इसी सिक्स सिग्मा मेथड को इस्तेमाल करते हैं कि वेरी लेस एरर। और उसमें वो लोग क्या करते हैं, उनका जो एरर होता है वो 10⁻⁻6 में एरर आता है उनका। और जिस तरीके का ये लोग इस्तेमाल करते हैं मेथड डब्बे वाले, वैसा ही क्या नाम है कुछ कुछ दिल्ली मेट्रो भी इस्तेमाल करती है। और दोनों ये लोग क्या करते हैं कि जो भी डब्बे होते हैं या फिर जो डब्बे सेम बिल्डिंग में जाने होते हैं या सेम लोकेलिटी में जाने होते हैं, उनको सेम कलर से कोड कर देते हैं, तो मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इससे कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं उनसे भी मिस्टेक नहीं होती है। और दिल्ली मेट्रो में तो क्या नाम है, ऑरेंज लाइन, मैजेंटा लाइन, पिंक लाइन, इन सबको कलर कोड रखा है, तो जिससे कि लोग भटके ना रास्ता वहाँ पे। अब एक जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें टॉप मैनेजमेंट कौन होगा? पहले सीएमडी मान लेते हैं हम खुद ही हैं, उसके चेयरमैन, सीएमडी होता है चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर। अब सीएमडी का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर फाइनेंस को डील करना आना चाहिए, फाइनेंस को समझना आना चाहिए। उसके बाद ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसका सब कुछ तो पता नहीं होगा डिटेलिंग सीएमडी को, तो उसके लिए चाहिए होते हैं टेक्निकल एडवाइज़र। जैसे राजा के दरबार में पहले हुआ करते थे मंत्री लोग, जैसे बाहुबली में थे कि देवसेना का जो भी ऑपरेशन था उसका सर काटा था बाहुबली ने, पर लेकिन उसका गला काटा था जब, तो बाहुबली को सज़ा देने के लिए एक जो मंत्री को बुलाया गया था, तो वो टेक्निकल एडवाइज़र था कि पूरे अपनी ग्रंथ पोथी खोलो और बताओ कि भाई क्या दिक्कत है, क्या रूल के हिसाब से सज़ा देनी चाहिए। और टेक्निकल एडवाइज़र्स में होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि डिज़ाइन और R&D के ऊपर बात करते हैं जनरली। उसके बाद आते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो क्या नाम है उस एक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या क्या प्रोसेस होते हैं? प्रोडक्शन होता है, उनकी सर्विसेज होती हैं, मेंटेनेंस होता है, टेस्टिंग होती है, मटेरियल के लिए इन्वेंट्री होनी चाहिए, सेल्स और मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, पर वो सिलेबस में नहीं है, HR टीम भी होती है। एक और ये बात होती है कि जो भी है ये हमारा मेथड, इसमें हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उससे हम बेंचमार्क सेट करते हैं और उससे हम लोग फिर इनकॉर्पोरेट करके अपने डिज़ाइन में, अपने सिस्टम्स में हम बिज़नेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हैं कि मतलब अपनी जो भी हमने बेंचमार्क सेट किए हैं उस इनपुट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं। फिर जो क्या नाम है हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट आता है, फिर उस पर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, जो कमियां होती हैं उनको निकालते हैं, फिर उनको ठीक करते हैं। अब डिज़ाइनिंग क्या होती है? डिज़ाइनिंग में आता है हमारा तगुची मेथड और पोकायोके तो होता है कि ह्यूमन एरर ही ना हो। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चार्जर या USB की, और सिम कार्ड भी है, वैसे तो सिम कार्ड भी है कि हम गलत तरीके से इन चीज़ों को लगा ही नहीं सकते हैं। और तगुची मेथड तो वही लॉस फंक्शन होता है कि जिसमें एक ये उल्टा पैराबोला बनता है कि हमें लॉस मिनिमाइज़ करना है, ताकि मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन से कम डेविएट करेंगे तो कम से कम एरर आएगा। ऐसा हमारे में सोनी टीवीज़ में हो गया था कि उन्होंने जब अमेरिकन्स को हायर किया था तो वो सोचे कि यार 1% का ही तो एरर है, चल जाएगा। पर लेकिन वही 1% एरर जब अगले सिस्टम में जाता है तो वो कंपाउंड होने लग जाता है, और फिर वो एरर कंपाउंड होते होते 5% से 10% तक का बन जाता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। अगर हम मटेरियल के हिसाब से अपने प्रोडक्शन सिस्टम को देखें, तो मतलब अपनी कंपनी को देखें,
तो एमआरपी स्टाइल में हो सकती है, जिट स्टाइल में हो सकती है, या कनबन हो सकती है एक। तो एमआरपी क्या होती है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जितना मटेरियल अपने को चाहिए उतना ही हम मंगाएंगे। जिट होता है, नहीं, जिट होता है जस्ट इन टाइम, तुरंत जितना चाहिए उतना मंगा लो। और मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट में ही हमें बफर की ज़रूरत होती है कि इसमें जितना जितना मटेरियल चाहिए एक बार में उसकी पूरी लिस्ट बनाओ और फिर उस लिस्ट के हिसाब से सारा मटेरियल एक साथ में थोक में ले आओ। यार उल्टा बोल दिया क्या? जिट तो नीचे वो डिस्कस हुआ था, जिट टूटलता था। हाँ, जिट में एक साथ में मंगाया जाता है सारा सामान और एमआरपी में धीरे धीरे मंगाया जाता है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जितना मटेरियल चाहिए उतना ही आएगा एमआरपी में, और जस्ट इन टाइम में जितना चाहिए सब एक साथ ले आओ। कनबन, अब कनबन क्या होता है? कनबन होता है डिमांड और सप्लाई को सिंक कर देना विद यूजिंग सम कलर्ड कूपन मेथड, लाइक जैसे टोकन वोकन नहीं होते हैं जब हम कुछ खाने जाते हैं, छोले भटूरे वगैरह। प्रोडक्शन के हिसाब से दो तरीके के हमारे सिस्टम्स हो सकते हैं, एक टीपीएम, एक टीक्यूसी, टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस या टोटल क्वालिटी कंट्रोल। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सब टोटल क्वालिटी कंट्रोल था। डिफरेंट अप्रोच। हाँ, तो कनबन, कनबन क्या होता है? एक जैपनीज़ वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कार्ड एंड कंटेनर्स। वही कि क्या नाम है, कलर कोडेड कार्ड या कुछ का इस्तेमाल करके हम प्रोसेस को सिंक करने की कोशिश करते हैं। वही सेकंड पॉइंट में बोल भी रखा है, द पर्पज ऑफ कनबन इज़ टू सिग्नल द नीड फॉर मोर पार्ट्स एंड टू इंश्योर दैट दूज पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अप्रोप्रिएट टाइम टू सपोर्ट फर्दर असेंबली। आगे, द पर्पज ऑफ कनबन इज़ टू सिग्नल द नीड फॉर मोर पार्ट्स एंड टू इंश्योर। हाँ, वही डिमांड और सप्लाई के बीच में एक सिग्नल बैठा देना, यही कनबन का काम होता है बेसिकली। उसके बाद आता है काइजन। काइजन होता है, काइजन में होता है कि काइजन का मतलब ही होता है एक्चुअली में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और हमारे इस स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्शन में इसका मतलब होता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, कंपनी कल्चर, प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी, लीडरशिप, इन सब चीज़ों में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। आगे लिखा है काइजन इज़ अ सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स एवरी एम्प्लॉय। यस, काइजन में इम्प्रूवमेंट होता है तो सभी एम्प्लॉय का इंगेजमेंट भी चाहिए होता है। वही सेम चीज़ लिखी है कि काइजन में होता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना है जिसकी वजह से वेस्टेज रिड्यूस होए। फिर तीसरा आ जाता है हमारे पास एमआरपी, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। इट इज़ अ पुश सिस्टम अप्रोच विच फोर्सेस द मटेरियल इनटू प्रोडक्शन टू मीट फ्यूचर डिमांड। हाँ, तो एमआरपी में हम सेफ्टी स्टॉक और इन्वेंट्री रखते हैं, और यही स्टेटमेंट को थोड़ा तोड़ मोड़ के ऊपर लिखा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा सामान एक साथ पूजा के लिए मंगा लेते हैं तो इसको एमआरपी कहते हैं। पूरी वही एक लिस्ट बना के जैसे पहले बताया था। फोर्थ, तो डायनेमिक सिचुएशन को भी ये होल्ड कर सकता है। डायनेमिक सिचुएशन का मतलब अचानक से डिमांड बढ़ गई या अचानक से घट गई, तो उन सब चीज़ों को स्टॉक इन्वेंट्री होगी तो वो आराम से हैंडल कर सकती है। और इसमें हमें एक एवरेज वर्कर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि तुरंत आया सामान तुरंत उसको यूटिलाइज़ कर देना है। जो नॉर्मल वर्कर्स हैं उसको वो भी एमआरपी में अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं। इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर जॉब और बेस्ट टाइप प्रोडक्शन। जीआईटी होता है जस्ट इन टाइम। इसमें मटेरियल तभी प्रोवाइड किया जाता है जब डिमांड होती है। इसमें सेफ्टी स्टॉक नहीं होता है, डायनेमिक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है, और एक्सपीरियंस्ड वर्कर चाहिए होता है, और मास प्रोडक्शन के लिए सूटेड होता है। जिससे हाउस में घर में होता है कि
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जितना हिसाब से मटेरियल चाहिए होगा उस हिसाब से आएगा। और अब ये एक छोटा सा चार्ट है, जैसे मास प्रोडक्शन करना है तो JIT सूट किया जाता है कि जो मटेरियल जितना चाहिए उतना मंगा लो। और बैच प्रोडक्शन या फिर जॉब प्रोडक्शन वाला होता है, इसमें तो हम होता है फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है अपने को, तो मटेरियल का स्टॉक में होना तो काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद आता है 5S कंसेप्ट। इसको सबसे पहले जिट के ओरिजिनेटर हिरानो ने डिस्कवर किया था। और 5S में 5 स्टेजेस क्या क्या होते हैं। पहला स्टेज होता है थियरी यानी सॉर्टिंग, जो भी हमारा मटेरियल है, टूल है, उन सबको इंडिविजुअल कैटेगरीज में सॉर्ट करना। जो जो ज़रूरत का होता है उसको स्टोर करते हैं, सॉर्ट करते हैं और बाकी चीज़ को हटा देते हैं। और दूसरा होता है सीटन या स्ट्रेटनिंग और सेट इन ऑर्डर। अब जो भी क्या नाम है तुम्हारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनको आसपास में रखते हैं ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएँ, यूज़ हो पाएँ, यूटिलाइज़ हो पाएँ अच्छे से। ऐसा नहीं है कि बस टूल्स लेने के लिए ही बहुत सारा टाइम निकल जा रहा है तुम्हारा। तीसरा आता है फेस सीसो या स्वाइपिंग और शाइनिंग। इसमें मतलब क्लीनिंग अब होना चाहिए ताकि जब भी हमारा वर्क ख़त्म होए, जो टूल हमने जहाँ से इस्तेमाल किया है उसको उसी डेजिग्नेशन पे वापस रख दें ताकि नेक्स्ट टाइम में वापस से यूज़ कर पाएँ हम इसको। चौथा फेज़ होता है साइकेत्सु या स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें सबको बुलाना और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको रूबरू कराना। फिफ्थ फेज़ होता है शिटकुसे या सस्टेनिंग, रेफरिंग टू मेंटेनिंग एंड रिन्यूइंग स्टैंडर्ड्स। इसमें होता है जो तुमने स्टैंडर्ड बना तो दिया पर उसको मेंटेन तो करना चाहिए। यहाँ तक ख़रीदना आसान होता है, पालना मुश्किल होता है। वही बात कभी कभी सिक्स सेफ्टी मेथड भी ऐड किया जाता है। पोकायो के हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें ह्यूमन एरर को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एग्जांपल्स हो गए इसके एग्जांपल हो गया USB, सिम कार्ड। और बेनिफिट्स क्या है इससे, वर्कर को ट्रेन करने के लिए कम टाइम चाहिए और वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है और रिपीटेटिव टास्क होता है जो ऑपरेटर के ऊपर वो कम हो जाता है। अब उसके बाद कंकरेंट इंजीनियरिंग क्या होती है। अब देखो, एक तो ये होता है कि लीनियर अप्रोच होता है कि कस्टमर से फीडबैक मिला सेल्स टीम को, तो सेल्स टीम ने पहले उसको डेटा एनालाइज़ किया, पूरा क्या क्या प्रॉब्लम थी उसको इकट्ठा कर लिया और फिर उसको डिज़ाइन टीम के पास भेज दिया। फिर डिज़ाइन टीम ने उन प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक कोई सॉल्यूशन बना दिया या डिज़ाइन बना दिया उस तरीके का अपना प्रोडक्ट। फिर डिज़ाइन टीम ने वो प्रोडक्शन टीम के पास में भेज दिया। प्रोडक्शन टीम फिर उसको बनाएगी और उसको टेस्टिंग के लिए भेज देगी। टेस्टिंग के बाद वो फिर उससे कस्टमर्स के पास में जाएगा। पर इसमें क्या होता है ना, ये सीरीज़ नेटवर्क होता है। इसमें आपस में इन डिज़ाइन और प्रोडक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन काफ़ी कम होता है। टेस्टिंग प्रोडक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन काफ़ी कम होता है और इसमें टाइम भी काफ़ी, कई बार आइडल टाइम भी काफ़ी बढ़ जाता है। इसकी जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंकरेंट इंजीनियरिंग कि एक्चुअल क्या नाम है हमारा इवेंट जो है उससे पहले हम एक टेबल पे आते हैं सारी टीम्स और फिर यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं जो पॉसिबिलिटी होगी इम्प्रूवमेंट की या जो करना है। जैसे डिज़ाइन टीम कोई बढ़िया डिज़ाइन प्रपोज तो कर दे, पर प्रोडक्शन की लिमिट है कि वो ऐसा बना ही नहीं सकता, तो फिर से डिज़ाइन टीम को आपस में चेंज करना होगा। या फिर डिज़ाइन टीम की अपनी एक लिमिट है कि जैसे उन्होंने कुछ एक नया डिस्कवरी टाइप ही कर दिया कुछ, पर जब तक सेल्स टीम उसको हाइप अप नहीं करेगी तो पब्लिक के बीच में इंटरेस्ट कैसे ग्रोथ होगा। तो ये सब काम होता है कंकरेंट इंजीनियरिंग से। वैल्यू अब कैसे डिसाइड होती है, वैल्यू डिसाइड होती है कि कोई भी क्वालिटी है
मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, या सर्विस कैसी प्रोवाइड होती है, और अपॉन में टोटल कॉस्ट कितना लगता है उसको बनाने में, और उस प्रोडक्ट को बनाने में साइकिल टाइम कितना लगता है। जनरली जो होता है कि एक एक पॉइंट के बाद में वैल्यू गिरने लगती है, कॉस्ट बढ़ जाती है पर लेकिन वैल्यू घटने लगती है प्रोडक्ट की। ये सब रोज़ रॉयल्स वगैरह में वैलिड नहीं होता, क्योंकि रोज़ रॉयल में तो कॉस्ट वॉस्ट की कोई कीमत ही नहीं होती। एरोस्पेस वगैरह में ज़्यादा नहीं होता कि उसमें भी कॉस्ट वॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और एक होता है हमारा 8 पॉइंट, वैल्यू इंजीनियरिंग या वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू इंजीनियरिंग होती है ड्यूरिंग डिज़ाइन पीरियड, और वैल्यू एनालिसिस होता है आफ्टर डिज़ाइन और प्रोडक्शन, मीन्स रिएक्टिंग टू कस्टमर। वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब अच्छा डिज़ाइन करना, वैल्यू एनालिसिस मतलब प्रोडक्शन के बाद में कस्टमर का रिएक्शन गेज करना। हाँ वही बोल दिया, कस्टमर के हाथ में पहले पहुंचने से पहले वैल्यू इंजीनियरिंग की जाती है, डिज़ाइनिंग की जाती है प्रोडक्ट की। ऑन द अदर एंड वैल्यू एनालिसिस इज अप्लाइड टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विद द व्यूज ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ इट्स वैल्यूज़।